है आपका अरिहंत क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी। किसकी बात कर रहे हैं? ज्योग्राफी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं? विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो किया था एस्किमो जनजाति का। किसका अध्ययन किया था? एस्किमो जनजाति का। एस्किमो जनजाति के बाद जो दूसरे नंबर पर जो प्रमुख जनजाति आती है, एस्किमो के बाद जो सेकंड नंबर पर जो जनजाति आती है वो आती है बुशमैन। ठीक है ना, कि इन जनजातियों का आखिर का शिकार का तरीका कैसा था, इनकी जीवन शैली कैसी थी, इनकी वेशभूषा कैसी थी, इनका परिचय किस प्रकार था, इन चीजों को हमने अध्ययन किया। फिर ये तो हो गई विदेशों की दो जनजातियां। फिर हमने आज जो अध्ययन किया था लास्ट वीडियो में, वो किया था भील जनजाति। किसका किया था? भील जनजाति। चैप्टर में या सिलेबस में आपके एक और जनजाति आती है जिसका नाम है गौड़ जनजाति। तो आज हम गौड़ जनजाति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, विश्व की प्रमुख जनजातियों में आज जो हम अध्ययन करेंगे, जो चौथे नंबर की हमारी जो जनजाति है वो है गौड़ जनजाति। कौन सी जनजाति है स्टूडेंट्स? गौड़ जनजाति। इससे पहले जो हमने अध्ययन किया था वो किया था भील जनजाति का। किसका अध्ययन किया था? भील जनजाति। तो मैं आपको बता दूं कि गौड़ जो जनजाति है ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लीजिएगा आप कि गौड़ जो जनजाति है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? जनजातीय समूह है। तो देखिए, गौड़ जो जनजाति है ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। कैसा समूह है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? जनजातीय समूह है। आगे देखिएगा कि यह जो जनजाति है, पहली बात हो गई कि गौड़ जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यह भारतीय प्रायद्वीप में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? भारतीय प्रायद्वीप में, अर्थात भारत में निवास करती है। यह भारतीय प्रायद्वीप में निवास करती है। भारतीय प्रायद्वीप में निवास करती है। अब भारतीय प्रायद्वीप में भी ये कहाँ निवास करती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए कहाँ अब आता है गौड़ जनजाति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि यह जनजाति किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए, गौड़ जनजाति, ये गौड़ शब्द की उत्पत्ति, ये छोड़ देना थोड़ा, यहां देखिए गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। एक शब्द है खोंडा जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ी होता है। ठीक है ना, तो अर्थात यह पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? पहाड़ी लोग हैं, अर्थात पहाड़ों में रहने वाले लोग। कहाँ रहने वाले लोग? पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये अपने आप को क्या कहते हैं? खोंडा कहते हैं या पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें मुख्यतः कोयटूर या कोल भी कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः किन्हें? गौड़ों को कोयटूर या कोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयटूर अर्थात कोल भी कहा जाता है। किनको? गौड़ जनजाति के लोगों को। ठीक है ना। तो छोटी सी हम इतिहास की अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, कब से लेकर कब तक? 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत गौड़ों से शासित था। कि 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत के ऊपर किन्होंने शासन किया है? गौड़ लोगों ने शासन किया है। किन लोगों ने शासन किया है? गौड़ लोगों ने शासन किया है। अब इन गौड़ लोगों ने कैसे शासन किया है कि यह भारत के प्रमुख 4 साम्राज्यों में फैले हुए थे। कौन? गौड़। और गौड़ वो भारत इनसे क्या था? शासित था। ठीक है ना। अब जो 4 शासित इनके जो राज्य थे वो गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला। कौन कौन से हैं? गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला। इनके 4 क्या है? साम्राज्य थे जिनसे भारत क्या था? शासित था।
इन लोगों से भारत क्या था, शासित था, अर्थात ये लोग भारत में क्या करते थे, साम्राज्य करते थे। तो ठीक है ना। तो गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। अतः यह पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं जिन्हें प्राय गौड़ भी कहा जाता है। और गौड़ अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। गौड़ अपने आप को क्या कहते हैं, गौड़ अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें गौड़ जनजाति के निवास की, ठीक है ना, तो गौड़ जनजाति निवास की बात करें, गौड़ जनजाति के निवास की, देखिए स्टूडेंट, गौड़ जनजाति, गौड़ जनजाति प्रायद्वीपीय भारत में, कहां पर, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में कहां पर निवास करती है, सतपुड़ा। कहां पर निवास करती है, सतपुड़ा, ठीक है ना। सतपुड़ा के बाद मैकाल की पहाड़ियों में, सोन पहाड़ियों में, देवगढ़ पहाड़ियों में, मैकाल पहाड़ियों में, सोन पहाड़ियों में, देवगढ़ पहाड़ियों में, किनमें, देवगढ़ पहाड़ियों में। वह उच्च भूमि क्षेत्र तथा बस्तर के पठार में, उच्च भूमि क्षेत्र व बस्तर के पठार में ये लोग क्या करते हैं, उच्च भूमि क्षेत्रों में व बस्तर के पठार में, किनमें, बस्तर के पठार में ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, निवास करते हैं। तो देखिए निवास, गौड़ जनजाति प्रायद्वीपीय भारत में सतपुड़ा, मैकाल पहाड़ियों, सोन, देवगढ़ उच्च भूमि क्षेत्र तथा बस्तर के पठार व गडजात पहाड़ियों में निवास करते हैं, ठीक है। फिर आता है कि गौड़ जनजाति में, दोबारा से सुन लीजिएगा आप लोग, कि गौड़ जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो गौड़ जनजाति में, किसमें, गौड़ जनजाति में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांव के मुखिया को, किसको, गांव के मुखिया को, देखिए गांव के मुखिया को आम भाषा में कहते हैं पटेल, क्या कहते हैं, पटेल। परंतु गौड़ जनजाति में पटेल के साथ साथ गांव के मुखिया को मुखादम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुखादम भी कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा कि गौड़ जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम भी कहते हैं, अर्थात गौड़ जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, मुखादम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मुखादम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। गांव का जो चौकीदार होता है, देखिए गांव का जो चौकीदार होता है, कौन होता है, चौकीदार। तो ध्यान देना स्टूडेंट, गांव का जो चौकीदार होता है, उस चौकीदार को, तो गांव की चौकीदारी कौन करता है, गांव की चौकीदारी मान लीजिए आज के इस समय तो पुलिस अधिकारी करते हैं, तो जो पुलिस अधिकारी होता है उसको कोतवाल कहते हैं। तो गांव के जो चौकीदार होते थे, गांव के चौकीदार को क्या कहते थे, गांव के चौकीदार को कोतवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोतवार। ध्यान से देखना, गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता था, कोतवार। और गांव के पुजारी या पुरोहित जो होते हैं, गांव के जो पुजारी या पुरोहित होते हैं, इनको गौड़ जनजाति में क्या कहा जाता था, इनको गौड़ जनजाति में कहा जाता था देबारी। क्या कहा जाता था, पुजारी या पुरोहित को गौड़ जनजाति में क्या कहा जाता था, देबारी कहा जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि गांव के चौकीदार को कोतवार कहा जाता है, पुजारी या पुरोहित को क्या कहा जाता है, देबारी कहा जाता है, ठीक है ना। अब आता है कि गौड़ जनजाति कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, गौड़ जनजाति के लोग कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। तो अधिकतर भारतीय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, तो भारतीय भाषा बोलेंगे। तो भारत की कोई एक भाषा है नहीं, निश्चित अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोल जाती है। तो गौड़ लोग हैं तो गौड़ी, गौड़ लोग हैं तो कौन सी भाषा बोलेंगे, गौड़ी, तमिल, कन्नड़। ध्यान देना कौन कौन सी, गौड़ी, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मराठी व तेलुगु भाषा बोली जाती है। कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, गौड़ी भाषा बोली जाती है, तमिल भाषा बोली जाती है, कन्नड़, हिंदी, मराठी व तेलुगु भाषा बोली जाती है। किन लोगों के द्वारा, गौड़ जनजाति के लोगों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद गौड़ जनजाति में गौड़ों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। गौड़ जनजाति में गौड़ों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है और इन मुख्य वर्गों को क्या कहते हैं, सगा कहते हैं। क्या कहते हैं, सगा,
कि गौड़ जनजाति में गौड़ को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है और इन मुख्य वर्गों को क्या कहा जाता है? सगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सगा कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, एक प्रथा चलती थी गौड़ों की, प्रथा चलती थी जिस प्रथा का नाम था कबाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा थी? कबाड़ी प्रथा। ठीक है ना। तो देखिए यहां बात करेंगे कबाड़ी प्रथा की। कबाड़ी प्रथा, तो देखिए स्टूडेंट्स, कबाड़ी प्रथा में क्या होता था कि गौड़ जनजाति की इस प्रथा में, कबाड़ी प्रथा में, गौड़ जनजाति की कबाड़ी प्रथा में छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए, गौड़ जनजाति की इस प्रथा में, तो गौड़ जनजाति की इस प्रथा में छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए, तो छोटे से कर्ज को या ऋण को चुकाने के लिए, ठीक है ना, जो कर लेता था ऋणी को जो कर्ज लेता था, ऋणी को कई वर्षों तक साहूकार के यहां गुलामों की भांति, गुलाम की तरह क्या करना होता था? कार्य करना होता था। देखिए एक प्रथा चलती थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौड़ जनजाति में कबाड़ी प्रथा से क्या आशय है? तो कबाड़ी प्रथा से यह आशय है कि गौड़ जनजाति की इस प्रथा में छोटे से कर्ज को, जो व्यक्ति था ऋणी था, जो छोटा सा कर्ज लेता था, वो कर्ज को चुकाने के लिए कई वर्षों तक साहूकार जिससे उसने कर्ज लिया है उसके यहाँ गुलामों की तरह क्या करता था? कार्य करता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? कबाड़ी प्रथा कहा जाता है। तो देखिए ये पहले बंधुआ मजदूर की श्रेणी में काम करते थे। किसकी श्रेणी में काम करते थे? जैसे आज हम बंधुआ मजदूर कहते हैं, बंधुआ मजदूर, कि एक बार कर्ज ले लिया तो आपको यहाँ कई वर्षों तक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। फिर इनमें क्या है? गौड़ जनजाति में आर्थिक क्रियाकलापों की अगर हम बात करें, किनकी बात करेंगे? आर्थिक क्रियाकलाप। तो देखिए आर्थिक क्रियाकलापों की अगर हम बात करें तो गौड़ जनजाति के लोग आत्मनिर्भर होते थे। कैसे होते थे? आत्मनिर्भर होते थे। जिस तरह से भील लोग झूमिंग कृषि करते थे, जिसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, उस समय भीलों के यहाँ चिमाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चिमाता कहा जाता था। और ये लोग झूमिंग कृषि करते हैं जिसे दिप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिप्पा। तो झूमिंग का आर्थिक क्रियाकलाप में कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि। और झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता था? दिप्पा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिप्पा कृषि कहा जाता था। तो गौड़ जनजाति के लोग कैसे थे? आत्मनिर्भर थे। और ये लोग झूमिंग कृषि, दिप्पा कृषि का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? झूमिंग कृषि का कार्य करते थे, जिसे दिप्पा कृषि भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस कृषि में क्या होता था कि इस झूमिंग कृषि के अंतर्गत खेत से पेड़ों को, छोटी छोटी कटीली जो झाड़ियां होती है उनको हटाकर, जलाकर, साफ करके खेतों को क्या किया जाता था? तैयार किया जाता था। ठीक है ना। और उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, जिसे परती भी कहा जाता था। तो भूमि को साफ करने के लिए खेत तैयार किए जाते थे और हल की सहायता से खोदकर उसमें बीज बोए जाते हैं। कि क्या बोए जाते हैं? बीज बोए जाते हैं। वे बीज बोने के बाद देवी माता को, इनकी देवी माता है किनकी? गौड़ जनजाति के लोग। तो देवी माता को ये क्या करते थे? पशुओं की बलि देते थे। किसकी बलि देते थे? पशुओं की बलि देते थे। ठीक है ना। अर्थात बीज बोने के बाद झूमिंग कृषि, खेत को साफ सफाई करके, कांटे झाड़े हटा के ये लोग बीज बोते थे। बीज बोने के बाद देवी माता को क्या करते थे? पशु की बलि देते थे। ठीक है। फिर इसके बाद इनके आखेट आते हैं, निवास आते हैं, भोजन आते हैं, वस्त्र आते हैं। निवास के बारे में बता ही दिया था, ये कहाँ का निवास करते हैं। अब देखिए आखेट। तो गौड़ जनजाति के लोग वन्य जीवों का शिकार करते थे। वर्तमान में ये क्या करते हैं? कृषि भी करते हैं। तो गौड़ जनजाति के लोग वर्तमान में क्या करते थे? वन्य जीवों का शिकार करते थे।
वन में जाते थे किसका शिकार करने, जीवों का शिकार करने। और वर्तमान में ये लोग क्या करते हैं, कृषि भी करते हैं। कौन से लोग, गौड़ जनजाति के लोग। इनका प्रमुख जो भोजन है वो अनाज है, और त्योहारों पर ये क्या बनाते थे, चावल बनाते थे। क्या बनाते थे, चावल। ये धूम्रपान व महुआ से निर्मित शराब का भी सेवन करते हैं। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि महुआ एक पेय पदार्थ है कॉफी की तरह, जिसका ये लोग क्या करते हैं, जिससे शराब बनाकर ये लोग उसका सेवन करते हैं। ठीक है ना, महुआ से निर्मित शराब का ये लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। वस्त्र में जो पुरुष लोग होते हैं, ये तो हो गए आखेट। ठीक है ना, आखेट में क्या करते थे कि ये वन्य जीवों का शिकार करते हैं। वस्त्रों की बात करें तो पुरुष लोग धोती पहनते हैं, जैसे हमारे ग्रामीण सभ्यता में लोग पहनते हैं, बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं। महिलाएं साड़ी पहनती थी। क्या पहनती थी, साड़ी पहनती थी। चांदी व एल्युमिनियम से निर्मित ये लोग आभूषण पहनते थे। अगर आभूषणों की बात करें हम, तो चांदी व एल्युमिनियम से निर्मित ये लोग क्या पहनते थे, आभूषण पहनते थे। ये लोग छोटे छोटे गांवों में निवास करते थे, और छोटे छोटे गांवों को नंगली या पल्ली कहते थे। गौड़ जनजाति के लोग छोटे छोटे गांवों में निवास करते थे। कहाँ करते थे, गौड़ जनजाति के लोग छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं। और निवास करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको नंगली या पल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नंगली या पल्ली भी कहा जाता है। इनका जो मुख्य औजार है, औजारों की अगर गौड़ जनजाति की बात करें तो कुल्हाड़ी, दराती व तीर। औजार की अगर हम बात करें, कुल्हाड़ी, दराती व तीर। कुल्हाड़ी, दराती व तीर। देखिए औजार, कुल्हाड़ी देखा है आप लोगों ने, दराती व तीर, ये इनके प्रमुख क्या है, औजार है। किनके, गौड़ जनजाति के लोगों के। ये पितृसत्तात्मक समाज की रचना करते हैं। सबसे बुजुर्ग जो परिवार का मुखिया होता है, या गांव का जो मुखिया होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं, जैसा कि हमने देखा था। गौड़ जनजाति में 4 प्रकार के विवाह होते थे। गौड़ जनजाति में कितने प्रकार के विवाह होते थे, 4 प्रकार के विवाह होते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स कि गौड़ जनजाति में कौन कौन से 4 प्रकार के विवाह होते थे। गौड़ जनजाति में 4 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला जो विवाह होता था, इंपॉर्टेंट है, सेवा विवाह, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यही पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर जो आता है सेवा विवाह के बाद, विनिमय विवाह, हरण विवाह व विधवा विवाह। विनिमय, हरण व विधवा विवाह। देखिए बाकी सब विवाह तो आप समझ रहे होंगे। विनिमय कि धन के बदले, किसके बदले, धन के बदले। ठीक है ना, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष, अर्थात वर के द्वारा वधु को विनिमय का माध्यम बनाया गया, अर्थात खरीद कर उससे शादी की जाती थी। विवाह के कितने प्रकार थे, 4 प्रकार थे गौड़ जनजाति में। कि गौड़ जनजाति में विवाह के 4 प्रकार थे, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह। पहले बात करेंगे हम विनिमय की। इसमें क्या होता है कि धन से स्त्री को खरीद कर लाया जाता था, विनिमय विवाह हो गया। हरण करके उसका जबरदस्ती उसका क्या कर लेते थे, हरण कर लेते, किडनैप कर लेते थे, उससे उस शादी बनाई जाती थी। फिर विधवा विवाह, कि कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो वो गौड़ जनजाति में यह प्रथा भी चलन में थी कि विधवा विवाह भी क्या किया जाता था, गौड़ जनजाति में किया जाता। बात आती है सेवा विवाह की, जो कि आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेवा विवाह, तो गौड़ जनजाति में जब लड़का लड़की के घर रहकर, इंपॉर्टेंट है, सेवा विवाह की बात करें कि सेवा विवाह क्या है, सेवा विवाह से क्या आशय है। तो गौड़ जनजाति में जब लड़का, गौड़ जनजाति में जब लड़का, तो देखिए स्टूडेंट्स, गौड़ जनजाति में जब लड़का लड़की के घर रहकर कब तक, 2-3 वर्षों तक कार्य करता है, और उसके कार्य से जब कन्या पक्ष के लोग खुश हो जाते हैं। सेवा विवाह में क्या होता है कि लड़का लड़की के घर रहकर सेवा करता है उसके परिवार वालों की। वर पक्ष, लड़का लड़की के घर 2-3 वर्षों तक रहता है और उनकी सेवा करता है, और जब लड़की के घर वालों को इसका कार्य पसंद आ जाता है तो लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती है। इसे क्या कहते हैं, सेवा विवाह कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, बाकी आप लोग सब जानते ही, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे गौड़ जनजाति की। दोबारा से एक आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा कि गौड़ जनजाति में क्या क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, गौड़ विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यह जनजाति भारतीय प्रायद्वीप में निवास करती है।
गौड़ जनजाति का जो निवास स्थान है वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर के पठार व गडजात पहाड़ियाँ। ठीक है ना। जो इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई क्षेत्रों में गौड़ जनजाति के लोग निवास करते हैं, जो 600 से 900 मीटर के बीच मिलती है। फिर इनके खान पान, वस्त्र आभूषण, मकान व आवास के बारे में अभी आपको बताया था। इनके कि ये लोग अनाज खाते हैं, फिर ये त्योहारों पर जो बनाते हैं वो चावल बनाते हैं। वस्त्र आभूषण पहनते हैं चांदी व एल्युमिनियम के, ठीक है ना, सूती वस्त्र पहनते हैं। आगे मकान व आवास की छोटे छोटे गांवों में रहते थे जिन्हें नंगली या पल्ली भी कहा जाता है। तो गौड़ जनजाति की हमने बात की थी यहाँ, और इसी के साथ आज आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कौन सा चैप्टर कंप्लीट होता है? सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने बात की थी गौड़ जनजाति। किसकी बात की थी? गौड़। विश्व की प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले हमने जो अध्ययन किया था एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? एस्किमो जनजाति का। एस्किमो जनजाति के बाद हमने अध्ययन किया था बुशमैन जनजाति। सारे उनके निवास क्षेत्र, आखेट, वस्त्र, आभूषण, क्या औजार जो भी वो पहनते हैं, खाते हैं, सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ वीडियो में अध्ययन किया है। और साथ ही साथ मैंने आपको इनके नोट्स भी उपलब्ध करवाए हैं। खास तौर से 12th के विद्यार्थियों के लिए यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है, पढ़ना है। एस्किमो, बुशमैन, उसके बाद भील जनजाति का आज हमने अध्ययन किया है गौड़ जनजाति का। इन चारों वीडियो को हमने ध्यान से समझा है। फिर भी आपको कुछ समस्या लगे तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।